तो पिछली क्लास में आप लोगों को ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था। आज आप लोगों को उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमने हेडिंग डाल रखा है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था संस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। संस्था का मतलब ऐसा ढांचा जिसको सुव्यवस्थित हो, जिसमें सब कुछ क्रमागत हो। तो वर्ण को भी उस एक संस्था के रूप में ही स्थापित हो गया था, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पहले कर्म के आधार पे था, हमने बताया ऋग वैदिक काल में। अब ये क्या बन गया, एक ढांचे के रूप में बन गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यानी उसमें वर्ग शामिल हो गए। और जो लोग ब्राह्मण में जन्म लेते थे, यानी अब जन्म के आधार पे हो गया, तो ब्राह्मण वर्ग में आए। क्षत्रिय के यहाँ जो जन्म लिया वो क्षत्रिय बना, वैश्य के यहाँ जो जन्म लिया वैश्य, और शूद्र के यहाँ जो जन्म लिया वो शूद्र। तो ये पेशा क्या हो गया था, पहले पेशा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का अलग अलग, लेकिन अब क्या हो गया, वंशानुगत हो गया है ये पेशा। महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई, व्यवसाय आधारित जो उपजातियाँ थीं वो भी स्थापित हो गई, जितने व्यवसाय बढ़ते गए और उसमें उपजातियाँ भी बनती गई। जो जिस जाति का था उसने कोई दूसरा व्यवसाय पकड़ा तो उस जाति का हो गया, उसके नाम से घोषित हो गया। गोत्र प्रणाली को भी संस्थागत रूप दिया गया था। जो गोत्र यानी समाज मुख्य था, कृषि प्रधान पर था, लोहे के प्रयोग से इसमें प्रगति हुई थी। तो गोत्र को हम आगे पढ़ेंगे भी, तो लिख लेते हैं। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था संस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। स्थापित हो गई थी। तो संस्था क्या था, एक ऐसा सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर यानी संस्था किसे कहते थे, सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, संस्था कहते थे। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो संस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। आज जो संस्था है, जैसे संस्थाएं कही जाती हैं, तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, अपना पद होते हैं और उनके कार्य होते हैं। उसी तरह वर्ण व्यवस्था भी स्थापित हो गई थी, जिसमें ब्राह्मण हो गई थी, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ग शामिल थे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ग शामिल थे उनमें, जिनका पेशा वंशानुगत हो गया था। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का पेशा वंशानुगत हो गया था, जिनका पेशा वंशानुगत हो गया था। तो ब्राह्मण क्षत्रिय ऋग्वैदिक काल में क्या था, ये कर्म आधारित था। जो पठन पाठन का कार्य कर रहा था उसे ब्राह्मण कहा गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं कठोर होती चली गई और जिससे एक ब्राह्मण वर्ग बन गया। अब उन्हीं के लोग जो थे, यानी उनके पुत्र या फिर
उनके पुत्र के पुत्र, वही लोग पठन पाठन का कार्य करते थे, पुरोहित का काम करते थे। तो जिनका पेशा वंशानुगत हो गया था, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट नहीं थी, उनका पूर्ण अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तो ऋग्वैदिक काल में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों के द्वारा उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया और उनको कठोर बनाया गया अपने सुविधानुसार, और जिससे क्या हो गई, अब महिलाओं की भी स्थिति में गिरावट आ गई। व्यवसाय आधारित उपजातियां स्थापित हुई। व्यवसाय आधारित उपजातियां स्थापित हुई। उपजातियां स्थापित हुई, व्यवसाय आधारित उपजातियां स्थापित हुई, और गोत्र प्रणाली को भी संस्थागत रूप कर दिया गया, और गोत्र प्रणाली को भी संस्थागत कर दिया गया। गोत्र प्रणाली को भी संस्थागत रूप दे दिया गया, कर दिया गया। समाज मुख्यतः कृषि प्रधान था। समाज मुख्यतः कृषि प्रधान था। व्यापार भी करने उत्तर वैदिक काल में जब अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो है कृषि प्रधान के साथ साथ व्यापार पर विशेष जोर दिया गया इसमें। तो समाज मुख्यतः कृषि प्रधान था और लोहे के प्रयोग से इसमें प्रगति हुई, और लोहे के प्रयोग से इसमें प्रगति हुई। लोहे के प्रयोग से इसमें प्रगति हुई खेती में। अब वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं, वर्ण व्यवस्था को। तो ये हो गई पृष्ठभूमि। वर्ण व्यवस्था, तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था के स्थापित होने का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय आधारित होने के बजाय वंशानुगत हो गई थी, अभी ऊपर हमने बताया ही है। महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, तो इनको एक पॉइंटों के हिसाब से लिख लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था, यह काल वर्ण व्यवस्था के यह काल वर्ण व्यवस्था यह काल वर्ण व्यवस्था के स्थापित होने का था। स्थापित होने का था। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ण व्यवस्था किस काल में स्थापित हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। और वर्ण शब्द तो ऋग्वैदिक काल से ही है, जो हमने बताया था व्यवसाय के लिए भी यूज हुआ है और रंग के लिए भी यूज हुआ है। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित होने का काल था। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होने के बजाय वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होने के बजाय वंशानुगत वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होने के बजाय वंशानुगत हो गई थी।
अब महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। वह सार्वजनिक सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। लिख लेते हैं, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। और अब महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और अब वे सार्वजनिक सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी। सार्वजनिक सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी। तो पहले सार्वजनिक सभाओं में भी भाग लेती थी, सभा और समिति में महिलाओं का भी हिस्सेदारी होती थी या शामिल होती थी, लेकिन अब सभा समिति से उनको बाहर कर दिया गया। अब उसमें हिस्सा नहीं ले सकती थी। सार्वजनिक सभाएं जो होती थी तो काफ़ी गिर गई महिलाओं की स्थिति। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कन्या के जन्म को, अब देखिए, और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, पिछली क्लास में हमने ये बताया था ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, किस वेद का। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कन्या के जन्म को, कन्या के जन्म को सभी दुखों का कारण माना गया है। कन्या के जन्म को सभी दुखों का कारण माना गया है या माना जाता था। दुखों को सभी दुखों का कारण माना जाता था। सभी दुखों का कारण माना जाता था। बाल विवाह भी प्रचलित हो गया था जो ऋग्वैदिक काल में नहीं था। बाल विवाह, बाल विवाह का भी प्रचलन हो गया था। तो बाल विवाह का भी प्रचलित हो गया था या प्रमुखता हो गई थी। अब उपजातियां, व्यवसाय आधार पर विभिन्न उपजातियां विकसित हुई और गोत्र जो है प्रणाली की भी शुरुआत हुई। तो लिख लेते हैं उपजातियां, उपजातियां व्यवसाय आधार पर, किस पर? व्यवसाय आधार पर, व्यवसाय आधार पर उपजातियां या विभिन्न जातियां विकसित हुई। विभिन्न जातियां
विकसित हुई विभिन्न उपजातियां, लिख लीजिए उप। देखो समाज में प्रमुख रूप से कौन थे? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अब इनमें भी जातियां बंट गई, किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर, उनके काम के आधार पर। और गोत्र प्रणाली को संस्थागत रूप दिया गया, और गोत्र प्रणाली को संस्थागत रूप दिया गया। यानी गोत्र को भी एक सुव्यवस्थित आधार पर इसका उल्लेख किया गया है कि गोत्र क्या होता है। तो जो एक सामान्य पूर्वज से, गोत्र क्या था? जो एक सामान्य पूर्वज, जो एक सामान्य पूर्वज से वंश को दर्शाता था। तो जो पूर्वज होते थे, सामान्य पूर्वज जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जितनी भी पीढ़ियाँ आई उसको क्या कहा जाता था? गोत्र कहा जाता था। यानी जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है उसके नाम से ही जाना गया पूरा वंश। तो आपका गोत्र फिर अगले आने वाली जनरेशन वो उससे ही रिलेट करते थे। तो यही कहा गया है, एक सामान्य पूर्वज से वंश को दर्शाता था। जो जितने भी वंश होते थे उस सामान्य पूर्वज जो पहले थे, दादा परदादा, उससे पहले जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप उस गोत्र के हैं, तो यानी उस व्यक्ति के ही वंशज आप सभी लोग हैं आज तक। ये आप आगे जो होते थे उनको बताया जाता था कि आपका गोत्र ये है, तो उनको भी पता हो जाता था कि हम उनके वंशज हैं। तो गोत्र प्रणाली को संस्थागत रूप दिया गया, जो एक सामान्य पूर्वज से वंश को दर्शाता था। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था, सब लोग एक ही उसके थे, रिलेशन के थे। तो इसलिए एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जीवित रही। अब फैक्ट देख लीजिए, यह हालांकि प्रशासन में हम इसको लिखाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जीवित रही। यानी तीन चीज़ें थी ऋग्वैदिक काल में, सभा, समिति, विदत। लेकिन इसमें कौन थी? सभा और समिति। विदत तब समाप्त हो गई थी। सभा समिति जीवित रही, परंतु विदत की समाप्त होने के साथ साथ, परंतु विदत की देखो ये विदत थी समाप्त होने के साथ साथ, विदत की समाप्त होने के साथ साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सभा और समिति में निषेध हो गया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो सभा और समिति में निषेध सभा और समिति में निषेध हो गया।
गलत है। तो इसको हम महिलाओं की स्थिति जो थी वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं। महिलाओं की स्थिति जो गिरी थी उसका वर्णन किए थे, उस वहाँ पर इसको लिख सकते हैं। निषेध में गलती थी, तो गलतियाँ हो गया। तो उत्तर वैदिक काल जो विवाह थे उसको भी देख लेते हैं। तो स्मृतियों में ब्रह्मदेव, आर्य और प्रजापति विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। प्रथम था जो प्रथम चार थे वो अच्छे थे, और 4 जो बाकी बचते हैं 4 वो खराब माने जाते थे, अनिष्कृष्ट माने जाते थे। ठीक, तो लिख लेते हैं अष्ट विवाह, लिंक डाल लेते हैं। अष्ट विवाह, 8 जो विवाह थे। पहला कौन था विवाह? ब्रह्म विवाह था, ब्रह्म विवाह। दूसरा कौन था? देव विवाह, ब्रह्मदेव आर्य, ब्रह्मदेव आर्य। फिर ब्रह्मदेव आर्य प्रजापति, प्रजापति, ब्रह्मदेव आर्य प्रजापति। असुर गंधर्व राक्षस, 5वां है असुर गंधर्व, असुर गंधर्व राक्षस। और पैशाच, राक्षस के बाद पिशाच। पिशाच तो असुर गंधर्व राक्षस पिशाच, तो ऊपर से याद रखेंगे ब्रह्म देव आर्य प्रजापति ना, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति, और असुर गंधर्व राक्षस पिशाच। असुर, फिर गंधर्व, फिर राक्षस, और फिर पिशाच। तो ब्रह्म विवाह समान वर्ण में विवाह होता था, कन्या का मूल्य देकर। पहले क्या था? कन्या का मूल्य देकर ही विवाह किया जाता था, सामान्य वर्ण में विवाह। कन्या का मूल्य देकर, सॉरी सामान्य, समान वर्ड लिख लो, समान। तो ब्रह्म विवाह एक ही वर्ड में किया जाता था और कन्या का मूल्य दिया जाता था। देव विवाह क्या होता था? यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह, जैसे कोई पुरोहित आया और यज्ञ कार्य कर रहा है, उसके साथ जो है अपना पुत्री का विवाह कर दिया जाता था, दक्षिणा उसको दी जाती थी, तो देव विवाह उसे कहा जाता था। यज्ञ कर्म करने वाले, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ विवाह। आर्य विवाह कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर, कन्या के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देकर जो विवाह होता था उसे क्या कहते थे? आर्य विवाह। प्रजापति विवाह बिना लेन देन के विवाह जो होता था।
उसके बाद आता है असुर विवाह। तो कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, तो उसे कौन सा कहते थे? असुर विवाह। कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। तो किस श्रेणी में आता था? अगर किसी लड़की को तुम खरीद करके विवाह कर रहे हो तो किस में आएगा? असुर विवाह में आएगा। गंधर्व विवाह, सीधे लिख लो प्रेम विवाह। एग्जाम्पल क्या है? दुष्यंत और शकुंतला का विवाह। और का विवाह। शकुंतला। राक्षस विवाह, तो प्रजापति राजा की पुत्री, स्त्री या बहन से उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करता था। या प्रजापति ने पराजित लिख लीजिए। पराजित राजा की पुत्री, स्त्री, पराजित राजा की पुत्री, स्त्री, बहन से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह। अब किसी को हरा दिया और उसके जो घर में महिलाएं थीं उनसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया, तो किस में आ जाता था वो विवाह? राक्षस विवाह में। और पैशाच विवाह, यह विवाह प्रायः विश्वासघात द्वारा किया जाता था। यह विवाह प्रायः विश्वासघात द्वारा किया जाता था। तो उसे क्या कहते थे? पैशाच विवाह कहते थे। विश्वासघात क्या? कोई आपका खास है, जानने वाला, आप उसके घर जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप उसकी लड़की या बहन या पुत्री से शादी कर लिए, तो ये कौन सा विवाह होगा? पैशाच विवाह होगा। अब उसको लोग भले ही बता दें गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लेकिन वो प्रेम विवाह नहीं हो सकता क्योंकि उसमें धोखा निहित है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट दे रखे हैं। स्मृतियों में ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापति विवाह को ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। यानी ये 4 विवाह जो तुम्हारे थे ये ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। तो यहीं लिख लेते हैं, नहीं तो इसलिए स्मृतियाँ जो हैं लिखी गई, स्मृतियों में ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापति विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए कर सकते थे इतने विवाह, ये नहीं कर सकते थे किसी भी कीमत पर। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। प्रथम 4 अच्छे, प्रथम 4 उच्च कोटि के लिख सकते हो, उच्च कोटि के, तथा शेष 4
निम्न कोटि के माने जाते थे। तो ये जो 4 थे वो ये उच्च कोटि के माने जाते थे। किसमें? मनुस्मृति में। और ये 4 जो तुम्हारे थे ये निम्न कोटि के थे या निष्कृष्ट थे, खराब थे विवाह। इन चारों को अच्छा माना जाता था। असुर विवाह देखो, असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। तो गंधर्व विवाह क्षत्रियों में देखने को मिलता है, राजा दुष्यंत और शकुंतला। असुर विवाह जो था कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, ये किसमें? केवल वैश्य और शूद्रों में देखने को मिलता था। तो ये उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब जो राजनीतिक व्यवस्था थी उत्तर वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन, उसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे और आपका वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा।